नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो ऐसे प्रदेश से आते हैं जो हिंदुस्तान में जाना जाता है आदिवासी कल्चर के लिए, एक नए उभरते हुए राज्य के तौर पर, और उनका नाम है भूपेश बघेल। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। जी नमस्कार। कहा जाता है भूपेश जी कि जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनमें युवाओं की फौज में आप सबसे पहले खड़े हैं, क्योंकि कैप्टन साहब लंबी पारी खेल चुके हैं। कमलनाथ जी को उनके विरोधियों ने यानी बीजेपी ने सत्ता से बाहर कर दिया है, और वो भी घर के भेदियों की वजह से वो लंका ढह गई। अब लंका कहें या कहें कि ये सत्ता का सिंहासन चला गया। आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपके अंदर कहते हैं कि आग भी है, जोश भी है, जुनून भी है, और आप गांव गरीब गुरबा के बीच में रहते हैं, और आप जो बात करते हैं वो लोगों को पसंद आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बड़ा संकट है, कोरोना का संकट है, जो किसी ने ऐसा एहसास भी नहीं किया था, देखा भी नहीं था, पहले दुनिया ने कभी देखा होगा। आज के दौर में भूपेश बघेल की सोच क्या है, कैसे वो अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि आप वैसे सेफ हैं, अगर कोरोना की बात करूं तो थोड़े बहुत इक्का दुक्के मामले जो आए थे वो आपने कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन आज मजदूरों की घर वापसी है, आज आर्थिक स्थिति दिक्कत में है, पैकेज के नाम पर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो भूपेश बघेल की सोच क्या है आने वाले दिनों के लिहाज से? सबसे पहली बात यह है कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे हिंदुस्तान में भी आया और सभी राज्यों में पहुंच गया। कुछ एक राज्य हैं इससे बचे हुए हैं और बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिसमें कोई मौत नहीं हुई है, और हम छत्तीसगढ़ इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अभी तक के इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं निकला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव के जो उपाय हैं उसी से सबकी सुरक्षा हो सकती है, और सुरक्षा के तमाम जो उपाय हैं छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया और इसका फ़ायदा पूरे छत्तीसगढ़ को मिला, और यही कारण है कि हम उस आंकड़े को सीमित करने में सफल हुए। और यहाँ के सभी विभाग के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, डॉक्टरों ने, नर्सों ने भी बहुत बढ़िया काम किया, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है, यहाँ के सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोग और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, इन लोगों ने खूब अच्छा काम किया है। इस कारण से हम रोकने में सफल रहे। दूसरी जो बात आपने कही है आर्थिक रूप से, तो ये आर्थिक संकट तो सभी देशों में है, सभी प्रदेशों में है। ऐसे हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत की। हमने मनरेगा का काम बंद नहीं किया, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 23 लाख जो मनरेगा मजदूर हैं वो कार्यरत हैं। दूसरी ओर जब लॉकडाउन था, पूरे व्यवसायिक परिसरें जब बंद थी, तो हमारे यहाँ जो लघु वनोपज है उसकी खरीदी हमने बंद नहीं की। जो गांव-गांव में जो स्व सहायता समूह हैं उसकी राशि उसके माध्यम से हमने लघु वनोपज, चाहे महुआ हो, इमली हो, ये सब खरीदी की। अभी बड़े तादाद में तेंदुपत्ता की तुड़ाई हम कर रहे हैं। तो और तीसरा, जो किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अभी 21 तारीख को राजीव जी के शहादत दिवस है, उस दिन उसको हम लोग प्रथम किस्त देने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो मजदूर हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं और जो किसान हैं, उसके आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार के कोई कमी ना आए, ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी है। अब इसके बाद आ जाता है व्यवसायी। तो जब लोगों के जेब में पैसा जाएगा तो निश्चित रूप से व्यापार व्यवसाय में कोई कमी नहीं होगी। जब भी दुकानें खुलेगी, जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, तो व्यवसाय भी चल पड़ेगा। अब सवाल उद्योग का है। जो उद्योग हमारे यहाँ हैं, चाहे वो राइस मिल हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, एल्युमिनियम प्लांट हो, ये सारे प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। अब इसके उत्पाद पूरे देश और दुनिया में जाता है, तो इसके किस प्रकार से होगा, ये एक चिंतनीय विषय है। और उसके जो श्रमिक हैं उनकी भी चिंता हमें है कि उनको वैसे तो 80-90% जो इंडस्ट्री है
उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि वो पूरी क्षमता के साथ अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन जब पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे तो उसकी किस प्रकार से डिमांड होगी, ये एक सोचनी विषय है। जी भूपेश जी, एक आपने जो बात की है कि राजीव गांधी जी के शहादत के दिन आप जो धान की खरीदी में जो आपको उनको एक तरह से वायदा आपने किया था वो पूरा करेंगे, लेकिन एक सवाल विपक्ष की तरफ से आया है, और आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो विपक्ष का काम है कि आपकी कोई भी पहल होगी, अगर वो अच्छी है तो उसका स्वागत करे, और जो अच्छी नहीं है उसमें कहीं कमी है तो वो आपको जगाए। आपने प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी का वायदा किया था, अभी कहा जा रहा है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बदलाव में कोई टेक्निकल पेच है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी आर्थिक स्थितियां इजाज़त देती हैं, इतना ही हम करेंगे, बाकी बाद में कर देंगे? क्योंकि उनका कहना है कि आपने वायदा कुछ किया था, उसको ट्वीक कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान का हर वो राज्य जो विपक्ष का शासित है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे आपके सहयोगी कैप्टन साहब हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सब कह रहे हैं कि आर्थिक संकट में हम हैं। केंद्र सरकार ना जीएसटी का हिस्सा दे रही है, ना मेडिकल के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रही है, और ना ही हमको फंड मिल रहा है ताकि हम इससे निपट लें, और पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। तो मैं आप पर ये विपक्ष के आरोप के साथ में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ अगर उतनी मजबूत नहीं है तो आप ट्वीक करने का अधिकार आप रखते हैं इस नीति में, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो सच है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदे, और 1815 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सभी किसानों के खाते में वो राशि पहुंच चुकी है, वो जो कि 15,000 करोड़ के आसपास है। दूसरी बात है कि हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, और भारत सरकार ने ये आदेश किया कि जो भी राज्य यदि बोनस देती है तो वहाँ के जो चावल है उसको हम नहीं खरीदेंगे। हमने भी पासवान जी से 2-3 बार मुलाकात की, कृषि मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री को अनेक बार पत्र लिखे, लेकिन कोई उन्होंने कहा कि यदि आप बोनस देंगे तो आपके यहाँ से चावल नहीं खरीदेंगे। तो फिर उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न केवल धान उत्पादक किसानों को, बल्कि गन्ना उत्पादक और मक्का उत्पादक किसानों को भी हम प्रति एकड़ 10,000 रुपया अतिरिक्त देंगे, जो किसानों को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये साल जो हमारे मंत्रिमंडल की उपसमिति बनी थी, उन्होंने अनुशंसा की कि इसे साल 10,000 रुपया धान में दिया जाए और 9,500 या समथिंग राशि गन्ना उत्पादक को दिया जाए। इस प्रकार के अनुशंसा जो की है उसके हिसाब से दे रहे हैं। यदि आप इसे एनालिसिस करेंगे तो वो 2500 रुपये से कम नहीं पड़ता, बल्कि बराबर ही होता है। तो जो योजना है वो चूंकि बोनस था और समर्थन मूल्य निर्धारण भारत सरकार करती है, तो बोनस देने पर आपत्ति थी भारत सरकार को, तो हमने योजना बनाई और विधानसभा में पारित किया। बजट में उसके लिए अलग हेड बनाया और 5100 करोड़ रुपए मेन बजट में रखा है। उसके तहत ये राशि दी जा रही है और प्रथम किस्त हम 21 मई को राजीव जी के शहादत दिवस के दिन हम देंगे। तो मुझे लगता है इसमें विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का तो ये कहना है कि हम किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है भूपेश जी, और उसमें किसानों के लिए अलग से ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो उनके सहयोगी हैं राज्य मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या क्या है। उसमें किसानों के लिए भी एक बजट की व्यवस्था की गई है। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपके राज्य को मिलने वाले लाभ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा बिग जीरो। पी चिदम्बरम साहब जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो कहते हैं कि इसमें केवल काला काला है, कुछ है नहीं है इसमें, केवल ये घोषणाएं हैं, दिखाई जाती है। आज कमलनाथ जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये केवल जुमलेबाजी है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये धारावाहिक चल रहा है निर्मला जी का और अनुराग ठाकुर जी का। ये धारावाहिक समाप्त होने दीजिए। मैंने अधिकारियों से कहा कि जितना भी वो घोषणा कर रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर लें, और जब धारावाहिक समाप्त हो जाएगा तो फिर मेरे सामने प्रस्तुत करिए, उसमें हम चर्चा करेंगे और सारे विषयों में फिर एक साथ पीसी के माध्यम से इसमें बात हम लोग करेंगे। तो अभी तो धारावाहिक समाप्त हुआ नहीं है दिलीप जी, जब धारावाहिक समाप्त हो जाएगा फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। इस धारावाहिक को नाम क्या दिया आपने?
नहीं, धारा उन्होंने खुद ही कहा कि अलग अलग किस्तों में बात कर रहे हैं, रोज आते हैं टेलीविजन में और अलग अलग किस्तों में बात कर रहे हैं। तो धारावाहिक है, निर्मला जी अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है। कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति उठाई थी कि जब देश में महामारी का संकट है तो कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली पिटवाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, कभी मोमबत्ती जलवाते हैं, कभी रामायण सीरियल ले आते हैं, कभी महाभारत ले आते हैं, कभी शक्तिमान ले आते हैं। तो लोगों का ध्यान जो है वो आप उस पर लगाइए कि फोकस लड़ाई कैसे करनी है कोरोना से। थाली बजाने से या ताली बजाने से कोरोना नहीं भागा, ये सब भी जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की तो सब लोगों ने ताली भी बजा दी, थाली भी बजा दी, कोई संग भी फूंक दिया, सड़कों पे भी आ गए। तो उसका नफा नुकसान क्या हुआ वो तो आप लोग उसका एनालिसिस करते रहें, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन ये है कि देश एकजुट है, ये संदेश जरूर गया है। लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार से इस स्थिति को निपटेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती हम सबके सामने है। जब लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं, बिना चप्पल के चल रहे हैं, बिना खाना खाए चल रहे हैं, और लोग सड़कों पे लोगों की मौतें हो रही है, और जब ये सब लोग अपने घर पहुंच जाएंगे तो कितने संक्रमित हैं नहीं हैं और उनके क्या स्थिति बनेगी। तभी अभी तक के केवल इस शहरों तक के सीमित है ये कोरोना, अब वो गांव-गांव पहुंचेगा तो उस स्थिति में देश में ये आंकड़े कितने बढ़ेंगे घटेंगे, और उसके बाद जो स्थिति है कि रोजगार की क्या स्थिति बनेगी। ये तकलीफ देती है कि हम कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम कहाँ चंद्रमा में और दुनिया में हम बता रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे सुपर पावर में शामिल हो जाएंगे। आप मजदूरों को संभालने वाली नीति कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ से हजारों लाखों लोग पलायन कर जाते हैं, या दुनिया भर का रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है इस समय। तो वो कौन देखेगा भूपेश जी? मैं समझता हूँ कि ऐसे मंजर हिंदुस्तान ने पहले कभी शायद देखी हो जो आज हम सब देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे दृश्य देखने को न मिले, ये मैं ईश्वर से कामना करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो सारा कुछ कंट्रोल, दुकान कितने समय खुलेगी, कौन से जिला ऑरेंज रहेगा, कौन ग्रीन रहेगा, कौन रेड रहेगा, वो सारे निर्णय भारत सरकार कर रही है। तो ये जब निर्णय जैसे भारत सरकार कर रही है तो जिम्मेदारी भी इनको लेना चाहिए। लॉकडाउन आपने मजदूरों को आप घर जाने के लिए कह दिया, लेकिन उनके आने जाने की व्यवस्था आपने नहीं की, ट्रेन शुरू नहीं किया, ट्रेन बाद में शुरू किया, तब तक के लोग सड़कों पे उतर आए। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जब श्रेय आप लेते हैं कोरोना को रोकने में हम सफल रहे, तो फिर मजदूर जब सड़कों में मर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। जो अव्यवस्था फैली उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। कई मजदूर थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। हमने बिहार में एक तस्वीर देखी है कि वो प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है और उसको एम्बुलेंस तक बैठने की हिम्मत नहीं है, खुद चलकर जाता है और रास्ते में दम तोड़ देता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं जिनके यहाँ ये मजदूर काम करते? मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों ने अपनी भूमिका निभाई। कोटा के छात्र लाने की जब बात हुई तो कोई भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने बस 300 से अधिक बस भेज के अपने छात्रों को ले आए, और उस समय फिर हम लोगों पर दबाव पड़ा कि हम लोग अपने छात्रों को क्यों नहीं ला रहे हैं। तो भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया तो बोले आप लाना है तो ले आइए, हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ले आए थे, इस कारण से हमको रोक नहीं पा रहे थे। हमको तो जिले के सीमा को खोलने की अनुमति तक नहीं है। हमको तो यह कहा जाता है कि सैलून को खोलना है कि नहीं खोलना है, जिम को खोलना है कि नहीं खोलना है, स्पा खोलना है कि नहीं खोलना है, जो हमारे सराफा बाजार उसे खोलना है कि नहीं खोलना है, कितने घंटा खोलना है, ये सारे चीज भारत सरकार तय कर रही है। तो फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहां हो जाती है? आप मजदूरों को बोल दीजिए जाइए अपने घर, वो निकल पड़े, और आपने ट्रेन की व्यवस्था की नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी? ट्रेन क्या राज्य सरकार चलाती है? आपने एक अहम बात उठाई है, ट्रेन राज्य सरकार नहीं चलाती, केंद्र सरकार चलाती है। और आपने कितनी ट्रेनें मांगी थी अब तक और कितनी अनुमति मिली, ये तो आप खुद बताएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्रालय का जिम्मा संभालते पीयूष गोयल, वो मीडिया के जरिए आके कह रहे हैं कि 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है,
राजस्थान है, झारखंड है जहां आपके सहयोग से सरकार चलती है, और पश्चिम बंगाल तो खैर उनका विरोध जगजाहिर है और खुलकर बोलती हैं वो। ये 4 राज्य ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये कितना सच है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, कल उन्होंने एक सफेद झूठ बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल 10 ट्रेन मांगी हैं, जबकि वास्तविकता है कि हम 30 ट्रेन मांग चुके थे, और ये भी हमने कहा कि 9 ट्रेन हमारे छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं जी। तो हमारे पास अभी कोई डिमांड नहीं, 30 ट्रेन हमने डिमांड की। अब शर्त उन्होंने क्या किया कि दोनों राज्य सहमति से आप ट्रेन भेज सकते हैं। अब हमारे यहाँ 24-25 हजार मजदूर जम्मू में फंसे हुए हैं, वो आना चाहते हैं, हमारे पास उसकी रजिस्ट्रेशन है। अब जम्मू यदि सहमति नहीं दे तो हम कैसे लाएंगे भारत सरकार से? और ये अभी तो वो यूनियन टेरिटरी है, अब तो फिर वहां कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं, वहां फिर कौन अनुमति देगा? क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये पीयूष गोयल जी, आप अपने रेलवे का पैसा प्रधानमंत्री केयर में दे सकते हैं, लेकिन मजदूरों के टिकट का पैसा आप नहीं दे सकते, और राज्यों से वसूल कर रहे हैं। तो आपने पैसा भी जमा कराया है ट्रेनों के लिए? बिल्कुल कराए हैं, 1,70,00,000 के आसपास राशि जमा है। जो आर्थिक संसाधन जुटने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो कहता है कि एक्साइज से पैसा आता है, जीएसटी से पैसा आता है, बाकी तो पेट्रोल और डीजल में जो भी आपके पास वो लगेगा, क्योंकि वो बंद है, ठप पड़े हैं, तो गाड़ियां चल नहीं रही, तो पेट्रोल डीजल बिकेगा नहीं। कैसे संसाधन जुटेंगे? और शराब की दुकानों के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, वो तो कोरोना के लिए और महामारी का कारण बन जाएगा। देखिए, जहां तक राज्य के राजस्व की बात है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, माइनिंग के रॉयल्टी है, एक्साइज है, फॉरेस्ट के कास्ट विक्रय है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पेट्रोल डीजल के जो वेट है उससे राज्य को राजस्व मिलता है। अब सारी गतिविधि ठप है, तो ऐसे में भारत सरकार से नहीं मांगे तो और किससे मांगा जाएगा? तो वो डिमांड हमने कर दी है। अब सारे जो धारावाहिक है समाप्त हो जाए दिलीप जी, तो फिर उसके बाद फिर आपसे मैं बात करूंगा। अच्छा, जो माइनिंग की जो अतिरिक्त लेवी जो है वो आपने कहा कि आप दीजिए हमको, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करना बाकी है, ट्राइबल आपके पास बहुत हैं, बस्तर जैसा इलाका है जिसका क्षेत्रफल केरल से ज़्यादा बड़ा है, और आपके पास वहाँ चुनौतियाँ ये भी हैं कि वहाँ नक्सल जो है वो असर देखने को मिलता है, बीच बीच में वो भी अपनी कारस्तानियाँ दिखाते हैं। तो ऐसे में आपके पास दोहरी लड़ाई है, एक तरफ आपको कोरोना से लड़ना है, पहले से आप नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, तो इस संकट में जो आप उम्मीद करते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, मिलना चाहिए। अभी तक शुरू हुआ है, कितना देती है केंद्र सरकार नहीं देती, देने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। जो कोल ब्लॉक वगैरह की बात की, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे जब ये निरस्त हुआ था कोल ब्लॉक, तो उस समय उन्होंने आदेश भी किया था कि 275 रुपये प्रति टन के हिसाब से वो राशि जमा करें जितना खुदाई कर चुके हैं, और वो राशि है राज्यों को जाएगा, तो वो 4,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारा बनता है छत्तीसगढ़ का, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जितने खदान से संचालित कर रहे थे, तो उन्होंने जमा किया था। इस लड़ाई को तो जी न्यूज बेहतर जानती है, और वो राशि जो राज्यों का आना था वो केंद्र के पास जमा हो गया, तो वही राशि हम मांग रहे हैं, कोई अतिरिक्त थोड़ी मांग रहे हैं। ये राशि हमारी है, इसको हमको दे दिया जाए। और कोयला की लड़ाई को जी न्यूज से ज्यादा कौन जानता है? जी जी। मुख्यमंत्री जी, एक बात और है कि जिस मनरेगा को कांग्रेस के विकास के अवशेष बताया जाता था कि ये विकास का अवशेष आप ये छोड़ गए हमारे लिए और इसको हम जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे, आज वही मनरेगा जो है वो लाइफलाइन बन गई किसानों के, वो श्रमिकों के लिए, जो लेबर हैं, जिनके लिए रोजगार नहीं होगा, जो घरों को लौट रहे हैं, तो वो लाइफलाइन बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है। करोड़ों करोड़ों जो मजदूर हैं, यदि उसको आर्थिक यदि सहायता देनी है तो मनरेगा ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से अभी छत्तीसगढ़ में 23 लाख मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो एक सहायता देने का काम तो यूपीए सरकार के बनाए हुए ये उस समय लोकसभा में कहा गया था कि ये कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है।
ये उन्होंने कहा, और आज वही संबल बना हुआ है, ताकत बना हुआ है। आज भी माननीय राहुल जी ने जो बात कही है न्याय योजना लागू करने के बाद, इसी से लोगों की जेब में जब पैसा जाएगा तो ये फिर अर्थव्यवस्था है वो चल पड़ेगा। देखिए, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके सचेत किया था सरकार को कि संभल जाइए, ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उनको वो तब इग्नोर करते रहे। बाद में कहा कि इनको कुछ पता नहीं होता है, और अब राहुल गांधी सलाह देते हैं तो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इनके लोग कहीं नहीं दिखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कम से कम कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात से तो खुश होंगे कि राहुल गांधी ने तो इनको तब सचेत कर दिया था जब दुनिया अलर्ट नहीं हुई थी। देखिए, उन्होंने जो कहा और हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, इसी कारण तो छत्तीसगढ़ कोरोना से बचा हुआ है। और आर्थिक दिशा में जो काम कर रहे हैं सभी वर्गों, जिसके उल्लेख मैंने आपसे चर्चा के दौरान लगातार किया है, चाहे लघु वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात है, ये वही नीति तो है और ये लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। आपको वनोपज की खरीदी में नंबर 1 का स्थान मिला है, मनरेगा में आप नंबर 1 हैं, और आपकी एक जो विशेष चिंता थी जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि मैं गांव के लोगों को गांव में रोजगार देना चाहता हूं, तो आपकी एक स्कीम आई थी और उस स्कीम को आपने जोर शोर से लागू किया था। आज मैं जानना चाहता हूं कि आप जब इस लॉकडाउन के बाद स्थितियां थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ेंगी, बेहतर होंगी, तो आप उस स्कीम में कितना जोर लगा पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो सबको झेलना पड़ रहा है। देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हमने कही थी और आज वो काम हमारे चल रहे हैं। लगभग 5000 से अधिक गौठान अभी निर्माणाधीन हैं और वहाँ हम जितने मवेशी उसे रखेंगे और वो एक प्रत्येक गौठान को हम आजीविका सेंटर बनाएंगे। वहीं लोग बैठ के चाहे वो लघु वनोपज के प्रसंस्करण के काम करें, चाहे वो अगरबत्ती बनाने काम करें, चाहे वो दोना पत्तल बनाने काम करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट बनाने काम करें, वो सारे वो एक आजीविका सेंटर बनेगा और ये लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देने वाला होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आदिवासियों का हक छीन रहे थे, जो राज्य की गरीब जनता का हिस्सा छीन रहे थे, या जो डेवलपमेंट का फंड मिसयूज कर रहे थे, उनको चेतावनी मिली है और आने वाले दिनों में हम कुछ बदलाव देखें जमीन पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का दर है वो बहुत अधिक है, अशिक्षा के दर बहुत अधिक है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सुपोषित बस्तर और सुपोषित छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया है, जिसमें ये डीएमएफ के पैसे से हम उनके सुपोषण की व्यवस्था हमने की है। वहीं शिक्षा के मतलब बस्तर में हो चाहे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। वहाँ सारे शिक्षक वहाँ रहे, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके खान पान की व्यवस्था हो। और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू की है ताकि उसके हम लोग उसके स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और इसका लाभ लाखों लाख हमारे आदिवासी भाई बहन उठा रहे हैं और उसमें उसका लाभ अभी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि पहले ये आरोप लगते थे जब वो सरकार बीजेपी की थी तो आपकी पार्टी के नेता आरोप लगाते थे कि साहब ये जो अफसर हैं वो सरकार चलाते हैं और अफसरों ने बंदर बांट कर रखी है। कुछ लोगों को पकड़ पाए आप? देखिए, अफसर तो वही करेंगे जो सरकार चाहेगी, ऐसे नहीं वो काम करना नहीं चाहते। सवाल इस बात का है कि आपको काम लेना आता है कि नहीं आता है। तो अभी यही अधिकारी कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, जबकि 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद भी हम इस कोरोना को रोकने में सफल हो रहे हैं। तो यही अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे चलने वाले लोगों को वाहन की व्यवस्था करा रहे हैं, उसे भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, लोगों के पास राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सारे जो काम हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल सेवा भाव के साथ कर रहे हैं। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल, कोरोना के संकट ने हमको चुनौतियों से लड़ना तो सिखा दिया है और दूसरा ये भी बता दिया कि हमारी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। हम घर के अंदर बंद रहकर रोजगार के छोटे मोटे साधन के साथ जी सकते हैं।
ज़रूरतें बहुत सीमित हो गई हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है सेहत, सरकारी अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ जो सरकार का है, क्योंकि बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल तो भाग गए बंद करके कई जगह, कईयों ने तो पूरे अस्पताल सरकारों को दे दिए, उनका हम स्वागत करते हैं। कई जो है डॉक्टर्स छुट्टी लेकर घर में बैठ गए, 5 स्टार अस्पताल बंद हो चुके हैं। केवल काम आए वो सरकारी अस्पताल जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, वही भगवान बने, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। आपके सब्जी वाले, दवाई वाले, या वो लोग जो गार्ड्स थे, या जो सिक्योरिटी में थे, या पुलिस वाले जिनको हम एक अलग इमेज में देखते थे कि भ्रष्टाचार है और ये है और वो है, आज वही पुलिस वाले भगवान बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्राथमिकताएं एक राजनेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप बदलेंगी आने वाले समय में? देखिए, ये संकट के बाद लोगों की जो आवश्यकता है उसमें परिवर्तन आएगा, लोगों के सोच में परिवर्तन आएगा, तो काम करने के ढंग में परिवर्तन आएगा। तो ये सब चीज़ तो अध्ययन करने की बात है, और अध्ययन करके ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमने नए हीरो देखे हैं, सरकारी डॉक्टर्स के तौर पर हीरो, सरकारी नर्सेस स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, या वो पुलिस वाले जो दिन रात अपनी जान पर दांव पर लगा दी, उन्होंने जान, अपने परिवार को छोड़ दिया और वो सुरक्षा के लिए लोगों की सड़कों पर उतरे रहे। देखिए, काम तो वो पहले भी कर रहे थे, ड्यूटी में वो पहले भी थे, लेकिन अभी जो विशेष परिस्थिति बनी उसमें विशेष दक्षता के साथ उन लोगों ने काम किया, और हमारी नज़र भी, हम लोगों ने देखने का नज़रिया भी बदला, क्योंकि वही लोग हैं जो हमको बचा पा रहे हैं। तो हमारे देखने के भी नज़रिए में बदलाव आया है। तो सकारात्मक रूप से देखने से बहुत कुछ अलग चीज़ दिखाई पड़ता है। जी मुख्यमंत्री जी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब हालात सामान्य होंगे तो हम आपके साथ मिलकर ऐसे समाज के नए जो हीरोज हैं, नए जो सितारे हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे जी मीडिया की तरफ से। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खुलकर दिल से बात करने के लिए। और जब कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको आप समय समय पर आईना जरूर दिखाते रहिएगा, क्योंकि आप बेबाक मुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो आपने सुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि धारावाहिक खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि केंद्र सरकार के इस धारावाहिक में यानी 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या क्या है, जिसको निर्मला सीतारमण डिकोड कर रही हैं, जिसको उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर डिकोड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन अभी फिलहाल भूपेश बघेल ये कहते हैं कि इस समय चुनौतियां बड़ी हैं, मिलकर सबको लड़ना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी मीडिया।